आज लोकसभा से एक बड़ा बिल पास हो गया। चर्चा चल निकली है कि अगर यह बिल कानून बन गया तो वोटर कार्ड की जगह आधार कार्ड से भी काम चलेगा। अब जरा सोचिए, चुनाव में आधार चलने लगा तो सारी गड़बड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे सुधार का तो सबको समर्थन करना चाहिए, फिर विपक्ष के नेता इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल मोदी के विरोधियों को एक नई आदत लगी है, मोदी कुछ भी करें उसमें कमी ढूंढना है। और आज राहुल गांधी ने यही किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया, मायावती ने यह किया, ममता ने यह किया, ओवैसी ने भी यही किया। पॉलिटिकल तरीके से कहें तो वो आरोप तो लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे। आज पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, पार्लियामेंट के बाहर क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुने हुए मंत्रियों के साथ मीटिंग की। दूसरी मीटिंग मोदी विरोधियों ने की। राहुल की मीटिंग में ठाकरे की पार्टी वाले आए। क्या ओवैसी और अखिलेश के नुमाइंदे भी पधारे? मोदी की मीटिंग में कौन कौन सीनियर मंत्री आए और एंटी मोदी मोर्चा में क्या नया इक्वेशन बन रहा है, डिटेल हम थोड़ी देर में बताएंगे। मोदी के खिलाफ जो वायरल चल रहा है उसका सच भी दिखाएंगे। हैशटैग तमंचावादी अखिलेश और हैशटैग योगी बहुत है उपयोगी, ये कहां से आए, ये हैशटैग किसने चलाए, किसने फैलाए, सब बताएंगे। उससे पहले आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत ले चलते हैं, जहां आज पोस्टर बॉयकॉट और माफी नहीं काफी वाला पर्चा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। मोदी ने इलेक्शन रिफॉर्म्स का नया आधार तैयार किया है और एंटी मोदी मोर्चा ने संसद में घमासान का नया आधार खोजा है। मोदी के खिलाफ पोस्टर वाली लड़ाई छिड़ी गई है। इसमें किसकी कैसी सप्लाई है, किसका क्या मॉड्यूल है, देखेंगे तो क्लियर होगा। राहुल की पार्टी अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की डिमांड लेकर आई। ओवैसी ने मोदी के आधार वाले प्लान और 21 साल में शादी का मुद्दा उठाया तो शिवसेना शिवाजी का पोस्टर बनाकर संसद में आई। लड़ाई फुटेज पाने की है, किसी भी तरह दिख जाने की होड़ है। यकीन ना हो तो सैंपल देखिए। संसद में कैमरा जैसे जैसे घूमता है, शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत वैसे वैसे घूम जाते हैं। कभी अधीर रंजन चौधरी के फ्रेम में तो कभी मनीष तिवारी के फ्रेम में, कभी टीएमसी के सौगत राय के फ्रेम में तो कभी असदुद्दीन ओवैसी के फ्रेम में। कैमरा आगे आगे चलता है, शिवसेना के सांसद पीछे पीछे चलते हैं। इतना ही कहूंगा, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, वही आदत उनकी भी है। राहुल गांधी की पार्टी संसद में मोदी एब्सेंट वाला पोस्टर दिखाती है और बाहर राहुल गांधी डायलॉग मारते हैं, हाउस ऑर्डर में रखना सरकार की जिम्मेदारी है। हाउस ऑर्डर में नहीं आता है तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार, आप सरकार के लिए काम करते हैं? सवाल पूछ रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं आपके सरकार, आपका क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, हाउस, अरे मुझे जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। राहुल गांधी एक ही बात को 4-4 बार दोहराते हैं और सारी तोहमत सरकार पर लगाते हैं। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। राहुल गांधी की पार्टी सदन में पर्चा लहराती है, पोस्टर दिखाती है, बाहर राहुल ट्विटर पर चिड़िया उड़ाते हैं कि सरकार को सदन संभालना नहीं आता और सरकार उनकी आवाज की बुलंदी नहीं रोक सकती। कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी नो फियर वाली लाइन पकड़कर चल रहे थे। अब राहुल मोदी से कहते हैं, हिम्मत है तो होने दो चर्चा। अब राहुल के दावे की हकीकत देखिए। हाउस चलाने के लिए मोदी सरकार ने 5 दलों की मीटिंग बुलाई तो राहुल की पार्टी ने उसका बॉयकॉट किया। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सरकार पहला कदम बढ़ाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस एंड अलायंस पार्टनर्स बॉयकॉट खेल रहे हैं। जो 5 पार्टीज के सांसद सस्पेंड हुए थे, उन 5 नेताओं को बुलाया था। अब 5 नेताओं ने चूज किया नहीं आने के लिए। उनकी मंशा और उनकी सोच इससे बड़ी स्पष्ट हो जाती है। विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और उनके मन में डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं है। अब गलती हुई है उनसे,
मैं समझता हूं चेयर, हाउस और पूरे देश का अपमान हुआ है। पूरे देश ने इसको टीवी पे देखा है। ऐसी परिस्थिति में अगर पार्लियामेंट में वो गलती अपनी स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं तो उसमें मुझे लगता है कोई छोटा नहीं होता है। उसमें सदन की गरिमा बढ़ेगी, चेयर की सम्मान रहेगा और उससे आगे चल के सदन भी ठीक ठाक तरीके से चले। राहुल गांधी एंड अलायंस पार्टनर्स की डिसरप्शन वाली पॉलिटिक्स के बावजूद संसद चल रही है और काम भी हो रहा है। आधार नंबर को वोटर कार्ड से जोड़ने वाला बिल लोकसभा में आया और उस पर जोरदार चर्चा भी हुई। विपक्ष एक तरफ तो कहता है कि सरकार चर्चा से भागती है, दूसरी तरफ तस्वीरें देख लीजिए, चर्चा भी हो रही है और विपक्ष के सांसद बोल भी रहे हैं। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस। यू आर असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे तीखी आवाज में बोलते हैं। आज ओवैसी ने भी मोदी के बिल पर अपनी बात रखी। This bill allows government the power to suppress, disenfranchise, profile voters and discriminate between beneficiaries of government schemes. It will end up violating the principles of secret ballot, universal adult franchise and free and fair elections. That is why, sir, I am asking for division, sir. I want division, sir. राहुल की पार्टी और ओवैसी की पार्टी के विरोध के बाद भी मोदी के इलेक्शन रिफॉर्म बिल ने लोकसभा का टेस्ट पास कर लिया है। राज्यसभा का टेस्ट अभी बाकी है, वहां बिल का इंट्रोडक्शन भी अभी होना है। विपक्ष को अपनी बायकॉट पॉलिटिक्स का सहारा है, पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली सियासत को यहीं छोड़ते हैं। इस बिल में क्या क्या है, इसे देख लेते हैं। मोदी सरकार के नए बिल में आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल आधार को वोटर आईडी से जोड़ना ऐच्छिक या वैकल्पिक होगा, मतलब लोग चाहें तो वोटर कार्ड को आधार से जोड़ें, ना चाहें तो ना जोड़ें। हर साल वोटर लिस्ट में 4 बार नाम जुड़वाने के मौके मिलेंगे। अब महिला सैनिक के पति को भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग का अधिकार मिलेगा। एक नागरिक के पास या जो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के पास आधार कार्ड है उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का एक प्रावधान रखा है। ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चुनाव सुधार का जो प्रपोजल लेके सरकार आए है उसको पूरा सदन समर्थन करेंगे। आधार को चुनाव से जोड़ने का विरोध करने वाले वही लोग हैं जो ईवीएम का भी विरोध करते हैं। सीएए कानून बना तो यही लोग कागज नहीं दिखाएंगे का नारा लगाते थे, आज वो आधार नंबर नहीं बताएंगे की रट लगा रहे हैं। मोदी के चुनाव सुधार बिल पर पक्ष और विपक्ष के तर्क क्या हैं, वो भी देख लेते हैं। विपक्ष कहता है कि ये गुप्त मतदान के अधिकार का उल्लंघन है। सरकार कहती है ये तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है। विपक्ष इसे वोट के अधिकार का हनन बताता है। सरकार कहती है इससे बोगस और फर्जी वोटिंग रोकना संभव होगा। विपक्ष का एक और तर्क ये है कि नया बिल आधार कानून के खिलाफ है। सरकार का तर्क है कि किसी भी नागरिक का नाम एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। कानून मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ है। सर, बिल तो लोकसभा से पास हो गया, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि इस पर और चर्चा की जरूरत है, स्टैंडिंग कमेटी भेजना चाहिए। कई कंसर्न्स अपोजिशन उठाए हैं। नहीं, ये स्टैंडिंग कमेटी से आए हैं और स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन को लेकर के हम पार्लियामेंट में लेके आए हैं। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन है। आप कह रहे हैं बोगस वोटर्स पे, तो वो करेंगे बोगस वोटर की बात कह के आप चुनाव आयोग पे ही सवाल उठा रहे हैं। ये चुनाव आयोग का ही सजेशन है और सबसे चर्चा करके लाए हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेसी के कंसर्न्स उसमें अपोजिशन उठा रहे हैं। कंसर्न का बात नहीं, जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो पूरा इसमें पास किया हुआ है। इस कानून के बनने के बाद क्या फायदा हो जाएगा सर? फायदा ये कि जो धांधली होते हैं या फर्जी नाम होते हैं या एक आदमी का 4-5 जगह नाम होता है उसको रोकने में काम आएगा। चुनाव, ईवीएम, वोटर कार्ड और अब आधार कार्ड, इसका नाम लेते ही पक्ष और विपक्ष दोनों को यूपी चुनाव की याद आने लगती है। लेकिन पिछले 24 घंटे से महाराष्ट्र के नाम पर सियासत गर्म है। 3 पहिए वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार कब तक चलेगी, इस पर होम मिनिस्टर अमित शाह का एक कमेंट आया है। उसके बाद से ठाकरे की पार्टी जबरदस्त गुस्से में है। मैं महाराष्ट्र के चुनाव में 2019 में आया, तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी मुकर गए।
सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। 2 पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए। वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया, 1 सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना, उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना। आपकी 1/4 थी। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम लेना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। पुणे में अमित शाह ने बयान दिया, असर मुंबई से दिल्ली तक हुआ। दिल्ली में संजय राउत ठाकरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। संजय राउत कांग्रेस वाली मीटिंग में भी पहुंचे और आज गांधी प्रतिमा के आगे प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना को विश्वासघाती कहा है और कहा है कि आप लोगों ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता किया। शिवसेना सत्ता छोड़ सकती है लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ेगी। यह हमारा पार्टी का एक चरित्र रहा। सत्ता की परवाह नहीं करते। शिवसेना ही सत्ता का पावर का नाम है। दूसरा बाला साहब ठाकरे कहते थे हमेशा, शिवसेना नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर बॉर्न फॉर शिवसेना। तो 2-4 कुर्सी है, कोई सत्ता के बाद सत्ता की बात नहीं होती, आपके लिए होगी कुर्सी की सत्ता। हमने कोई किसी को नहीं छोड़ा है। हम हमारी विचारधारा यही है, यही रहेगी, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। अभी जो हमारे साथ जो राहुल गांधी है वो भी हमारे रंग में मिल गए हैं। वो भी हिंदुत्व की बात करने लगे, हिंदू की बात करने लगे हैं। ये धोखा उनको लगता है। तो कह रहे विश्वासघात किया आप लोगों ने। बताइए कौन सा विश्वासघात है, किसने विश्वासघात किया, किसका किया है? सत्ता के लिए तो शिवसेना कभी विश्वासघात नहीं करेगी, हम करना भी नहीं चाहेंगे। जो बात तय हो गई थी आप उससे पीछे हट गए, तो ये नया सरकार का जन्म हो गया और चल रहा है ठीक से। आप उसका बाल भी नहीं बाका कर सके। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी, 4 हथियार लेकर सरकारी यंत्रणा के आप हमारे पीठ पीछे घाव कर रहे हो, फिर भी सरकार मजबूती से चल रही है। वो तो कहते हैं कि सीएम को लेके कभी बीजेपी ने वादा नहीं किया था किसी ठीक है, आपको ऐसा लगता है, नहीं वादा किया था। हमको लगता है वादा हुआ था। तो भूल जाइए आप, हम भी भूल गए। अब हमारी सरकार हम चला रहे हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार चलती रहे, इसलिए कांग्रेस का सपोर्ट जरूरी है। इसलिए संजय राउत कांग्रेस की हर मीटिंग में जाते हैं। ठाकरे के एडवाइजर संजय राउत की माने तो राहुल गांधी भी हिंदुत्व के रंग में रंग रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व पर बयान दे रहे हैं। अगर संजय राउत ने राहुल गांधी के बयानों को ठीक से सुना होता तो शायद ऐसा कहने से पहले 10 बार सोचते। सरकार चाहेगी तो सस्पेंड करेगी। संजय राउत का ये अटैकिंग मोड इसलिए ऑन हुआ है क्योंकि बीजेपी ने शिवसेना की कमजोर नस दबा दी है। दिक्कत दूसरी भी है। शरद पवार और ममता की मीटिंग के बाद से कांग्रेस और एनसीपी में खटपट दिख रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस के नाना पटोले ने स्पीकर पद छोड़ा है। स्पीकर पद पर दावा कांग्रेस का है, लेकिन खींचतान अभी बनी हुई है। ऐसे में अमित शाह के बयान ने भगदड़ वाले हालात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब उद्धव ठाकरे ठीक होकर कामकाज पर लौटेंगे तो लोग पूछेंगे कि सरकार कहाँ है। यानी उनका कहना है कि महाराष्ट्र में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। अच्छा, देश में सरकार है? मुझे नहीं लगता देश में भी सरकार है। 1-2 लोग बैठे हैं और निर्णय लेते हैं, उसको सरकार नहीं बोलती। उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार पे भी कहा है कि ये 3 पहिए वाली वो रिक्शा है जो कि जिसके टायर पंचर है और 3 दिशाओं में जा रहे हैं। अच्छी बात है, गरीबों की रिक्शा है। इस देश में अपने गरीबी बढ़ाने का जो फैक्ट्री लगा दिया है, तो वो लोग सिर्फ ऑटो रिक्शा में बैठ सकते हैं। वो लोग कार में, बस में, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते। तो हमारी ऑटो रिक्शा है, गरीबों की चलती है। आप करेंगे जो अमित शाह ने कहा वो सही नहीं कहा, सच नहीं कहा, जितनी भी बातें कही उन्होंने। उनको भी मालूम है क्या बोलने को, क्या सच है, झूठ है। ठाकरे के एडवाइजर ठाकरे की तुलना सीधे मोदी से करते हैं। राहुल भी मोदी को टारगेट करते हैं। हिंदू और हिंदुत्व वाला बयान दोनों देते हैं, लेकिन उसका मर्म नहीं समझते। मोदी की ये दूसरी बड़ी मीटिंग है।
बैंकिंग सेक्टर के बड़े बड़े सीईओ के साथ मोदी ने इकोनॉमी को डायरेक्शन देने वाली मीटिंग की। मोदी जितना समय पॉलिटिक्स को देते हैं उससे ज्यादा टाइम देश के लिए खर्च करते हैं। विरोधी इसे समझ नहीं पाते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से आज 6.5 घंटे की पूछताछ हुई है। ऐश्वर्या दोपहर 1 बजे करीब दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंची और शाम 7:30 बजे बाहर आईं। ऐश्वर्या ने बाहर आकर एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी सास जया बच्चन आज चुप नहीं रही। वो गला घोंटने, श्राप देने वाली बातें कह रही थी। टाइमिंग मिलाएंगे तो बिल्कुल सेम मिलेगी। क्या ऐश्वर्या से पूछताछ और जया बच्चन का नाराज होना सिर्फ एक संयोग है या इसमें कोई कनेक्शन है? ऐश्वर्या राय बच्चन आज जिस वक्त दिल्ली के खान मार्केट के पास ईडी दफ्तर में पेश हो रही थी, ठीक उसी वक्त उनकी सास जया बच्चन को संसद में गुस्सा आ गया। जया बच्चन संसद में गला घोंटने की बात करने लगी। Thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. Narcotic bill you are saying. To speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the fight narcotics. आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, you are honorable member. आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी अपने कोलीग्स You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने में आप एड्रेस कीजिए चेयर को। भी ना बैठे, आप चेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? जया बच्चन संसद में कम ही बोलती हैं, मगर आज वो श्राप देने की बात करने लगी। उनके निशाने पर जाहिर है सत्ता पक्ष के सांसद थे। What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not interested. I think you are not interested. I am calling the next member. ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो भी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the entire country that you don't believe in justice. He made a personal remark on me. आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a personal remark on me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you the have to house. fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am very sorry. Sir, how can they make personal remarks in the house? How can they make personal remarks in the house? बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है, और इतना भी आप लोगों को लिए, आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। I curse you. जया को गुस्सा इस बात पर आया कि राज्यसभा में टोका टोकी हो रही थी, लेकिन ऐसी टोका टोकी, ऐसी टीका टिप्पणी तो संसद के लिए रोज की बात है। जया पहली बार संसद में नहीं बैठी हैं। जया के गुस्से की टाइमिंग ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की टाइमिंग से मैच होती है।
पनामा पेपर लीक मामले में सोमवार को फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से दिल्ली के ईडी ऑफिस में लगभग 6.5 घंटे तक पूछताछ की गई। सोमवार को लगभग 1 बजे ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में जामनगर हाउस में ईडी दफ्तर पहुंचती है। 1:30 बजे उनसे पूछताछ शुरू होती है और लगभग 7:15 बजे ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो ईडी ऑफिस से बाहर निकलती है। 6.5 घंटे की यह पूछताछ की गई और जिस तरीके से 2005 में ऐश्वर्या राय को एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें उस कंपनी में शेयर होल्डर बना दिया जाता है। इसके अलावा उनके माता पिता और भाई जो है वो भी इस कंपनी के अंदर पार्टनर थे और एकाएक 2008 में इस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। क्या ये शेल कंपनी थी? जो पीएमएलए के तहत जो ईडी है उसने इस पूरे मामले के अंदर केस रजिस्टर किया था। अभिषेक बच्चन से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है और इससे पहले पिछले महीने भी जो नोटिस दिया गया था ऐश्वर्या राय बच्चन को और जिसका जवाब जो है वो 15 दिनों के अंदर जो ऐश्वर्या राय बच्चन है उसने देना था और ईडी को जो इसका जवाब है वो मेल के जरिए ऐश्वर्या राय बच्चन करती है। उसके बाद दोबारा पूछताछ के लिए अब जो है प्रेजेंट रहने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को कहा गया था और सोमवार को वो दिल्ली पहुंचती है और उसके बाद ईडी दफ्तर पहुंचती है। लगभग 6.5 घंटे उनसे यहां पर पूछताछ की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही बच्चन परिवार के और भी लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम पनामा पेपर लीक कांड में आया है। उसी सिलसिले में उनको ईडी का समन आया और पूछताछ के लिए बुलाया गया। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद है। ऐश्वर्या से पूछताछ का असर परिवार पर भी होगा और समाजवादी पार्टी पर भी। इस बात को पक्ष के नेता भी समझते हैं और ये विपक्ष को भी मालूम है। बीजेपी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। पार्टी ने सांसदों से कहा है कि कल राज्यसभा में उनकी मौजूदगी जरूरी है। कल दरअसल राज्यसभा में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का बिल पेश किया जाएगा। इसे आज लोकसभा से इस बिल को पास कर दिया गया और अब कल राज्यसभा में इसे पेश किया जाना है। चुनाव सुधार से जुड़े इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर ही बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करके राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा है। बीजेपी ने कल सुबह सवा 9 बजे संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने वाले बिल पर राज्यसभा में रणनीति पर चर्चा हो सकती है। मोदी और योगी के खिलाफ सबसे ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन अगर कोई चला रहा है तो वो है ओवैसी। सीएए, मुजफ्फरनगर का दंगा, हाशिमपुरा गोलीकांड, बाबरी मस्जिद प्रकरण, ओवैसी मुद्दा चुनते हैं और उसी हिसाब से इलाका भी चुनते हैं और फिर उसी हिसाब से अपने डायलॉग सिलेक्ट करते हैं और ठीक वैसे ही डायलॉग डिलीवरी होती है। तालियां खूब बजती हैं। अगर यूपी के चुनाव को समझना है तो सबसे बड़े गेम चेंजर के तौर पर आप ओवैसी को समझिए। इस बार ओवैसी ने क्या मुद्दा चुना, कौन सा इलाका चुना और वहां क्या कहा, देखिए। कलाम पढ़ता है और मुसलमान तो मासूम वाह 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 करके आप घर चले जाते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशावरे किए जा रहे हैं यहां से दोबारा बीजेपी की हुकूमत ना बने और योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिश है। मैं आज नगीना की सरजमीन से खड़े होकर कह रहा हूं कि तुम जो काम शुरू करते मोदी और योगी उसको मुकम्मल करते हैं। मोदी और योगी के खिलाफ इस वक्त यूपी में सबसे तेज तूफानी प्रचार अभियान ओवैसी का चल रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 12 दिसंबर को कानपुर में रैली, 15 दिसंबर को अजय मिश्रा ट्रेनी के मुद्दे पर मोदी की घेराबंदी, 17 दिसंबर को एक के बाद एक मैरिज एक्ट पर मोदी के खिलाफ दर्जनों ट्वीट, 18 दिसंबर को मेरठ में रैली, 19 दिसंबर को बिजनौर में फिर रैली और 20 दिसंबर यानी आज सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में एक और नोटिस। मोदी सरकार ने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने का जो प्लान बनाया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं। सर, सरकार का कहना है कि चुनाव सुधार से जुड़ा इतना बड़ा बिल है, लेकिन फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें चुनाव सुधार का बिल है? ये आप तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा कि उनके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं इस तरह का कानून बनाने का। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार को सिर्फ वेलफेयर मेजर्स की स्कीम के इस्तेमाल किया सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया। आप इसको लिंक कर रहे हैं एपिक से, राइट टू प्राइवेसी का वायलेट कर रहे हैं। और पूरे देश के जो सिटीजन्स हैं उसका प्रूफ एपिक कार्ड, आधार तो नहीं है। और हमको और आपको एपिक कार्ड मिलता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से मिलता है। आधार तो स्टैट्यूटरी बॉडी है,
और आप इस तरह का कानून बनाना चाहते इसलिए क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका ऑटोनॉमी ख़त्म करना चाहते हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए तो पीएमओ ने समन किया इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को, जिनको कोई अख्तियार नहीं समन करने का, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक और कानून आजकल ओवैसी के निशाने पर है, मैरिज एक्ट। मैरिज एक्ट से तो ओवैसी इस कदर परेशान हुए हैं कि ओवैसी खुद को भी नहीं बख्श रहे हैं। अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम कि बच्चियों की शादी 18 साल में 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में 21 साल में होगी। अब आप बताइए 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर, हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना, आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे ना। और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून यह भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते। गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते। ये सब कर सकते, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल, सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन जमीन फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम। मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोले शादी 21 में ही करना। तो बोलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के हित में नहीं बात करते। बोलेंगे ये मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते। मोदी जी आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? आप देखते होंगे कि किसी महल्ले में अंकल होता है, अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली, बेटा हिला मारे चाहे कुत्ता मारे। अंकल बोलते वहां क्यों जा रहे तुम? अंकल हर चीज पूछते, क्या खाए, क्या पहना, आज इतनी रात देर से क्यों आए? अब ये अंकल कह रहे हैं कि शादी भी कब करना, क्या खाना तो शुरू हो चुका है, ये नहीं खाएंगे वो खाना चाहिए, ये इबादत करना चाहिए वो इबादत नहीं करना चाहिए। अब ये पूरे बीजेपी के लोग अब शुरू हो जाएंगे टीवी पर 6 बजे से देखना। आप हमारा भड़काऊ भाषण अब हो गया। अगर हमारे घर का हाल आपको मालूम होता तो आप ये बात नहीं करते। हम यहां पर भड़काऊ भाषण दे सकते, घर में गए तो गूंगे हो जाते अपने सामने, उनके सामने। भाईजान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के उद्घाटन से। अब हर चुनावी रैली में ओवैसी की जुबान पर मथुरा की ईदगाह मस्जिद और काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का नाम है। कल हमारे वजीर आजम ने पूरे भारत के जो मेयर थे बल्दियात के, उनको बुलाकर कहा कि तोड़ फोड़ ज्यादा मत करिए। अब भारत के वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, तोड़ फोड़ 6 दिसंबर को किसने की थी बताओ आप? तोड़ फोड़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आखिर क्यों ज्ञानवापी और मथुरा की मसाजिद के बारे में आप ही से ताल्लुक रखने वाले लोग बकवास करते हैं, जहर आलूदा बयानात देते हैं कि हम दोबारा ज्ञानवापी और मथुरा हमारे एजेंडे में शामिल है। आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर बताइए क्या ज्ञानवापी मस्जिद को आप खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या मथुरा की ईदगाह और मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या आप दिल्ली की जामा मस्जिद को
ओवैसी मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि मोदी के खिलाफ सबसे बड़े नेता अखिलेश, राहुल या मायावती नहीं बल्कि खुद ओवैसी हैं और मोदी को हराने की ताकत सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर है और सिर्फ वो ही हैं जो योगी को सीएम की कुर्सी से हटा सकते हैं। जीएसटी वजी नरेंद्र मोदी ने लगा दिया, साबुन से लेकर बनियन तक कीमतें बढ़ गई और जीएसटी पे कीमतें बढ़ गई। ऑयल पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही है, मगर वजीर आजम कह रहे हैं कि उपयोगी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मदरसे इत्तेहाद और मुस्लिमीन की एक कोशिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, असेंबली के इंतखाबात में यहां से दोबारा बीजेपी की हुकूमत ना बने और योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। ये मदरसे इत्तेहाद और मुस्लिमीन की कोशिश है। ओवैसी ने बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ सीधा सीधा मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। ओवैसी अपनी सभाओं में खुलकर बोल रहे हैं कि मुसलमानों की जीत तब होगी जब विधानसभा और संसद में मुसलमान इस्लामी नारे लगेंगे। ओवैसी के इन डायलॉग्स पर तालियां भी खूब पीटी जा रही हैं। तुम्हारे खून की कीमत नहीं, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, इसलिए कि तुमने ताकत नहीं दिखाई और ताकत दिखाना 2 लाख का मजमा खड़ा करने से ताकत नहीं दिखती। ताकत इख्तियार वालों को डराने से मिलती कैसे? जब तुम एक सियासी रियासत बनाओगे, जब तुम एक सियासी हुकूमत बनाओगे, तुम्हारे ओर से तुम्हारा नुमाइंदा जब लखनऊ की विधानसभा में जाकर कहेगा नारे तकबीर अल्लाह, इनकी आमद हो चुकी है। इसीलिए जब हम 2019 में दोबारा हैदराबाद की राम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाब करके भेजा, तो हम जब हल्फ लेने के लिए जा रहे थे तो पूरे बीजेपी के 300 शुरू हो गए। उनका जो GSR का नारा है वो नारा लगा, वो फुला भारत का फुला नारा हमको देखकर बोले पुकारो बाबा पुकारो, हमको देखकर तुमको सब याद आते, हमी को देखकर हमने हल्फ किया और हल्फ देने के बाद हमने कहा कि हमारी फितरत में नहीं है कि किसी का खर्चा बाकी रखे। हमने हल्फ किया और पूरे ऐवान के सामने हमने कहा जय भीम। उनको ये लगा ये क्या कर रहा है। उसके बाद हमने कहा तकबीर अल्लाहू अकबर। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे हमारे हम तमाम के सामने इसने अल्लाहू अकबर कह दिया। बीजेपी के लोग आकर पूछे ओवैसी तुम्हें हमारे सामने अल्लाह अकबर का? मैंने कहा संविधान इजाजत देता है, नहीं बोल सकते क्या? बोले तुम ऐसा ही बोलती है। बोला हम ऐसा ही बोलते, दीवाने लोग, पागल लोग। मैं सरजमीन का नहीं हूं, मैं मानता हूं ना, मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए आया हूं ना अपनी अनानियत के लिए मैं आया हूं कि मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर मेरा और तुम्हारा वो रिश्ता है, याद रखो, जिसको रब्बुल आलमीन ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया। उस रिश्ते की बुनियाद पर आपसे अपील कर रहा हूं कि एक अच्छा फैसला लो। ओवैसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर ले रहे हैं और इसके लिए वो बार बार 2 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। पहला 2013 में हुए मुजफ्फरनगर के दंगे जो समाजवादी पार्टी के राज में हुए और दूसरा 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा का गोलीकांड जो कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ। अब ये कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोला जा सकता है? कांग्रेस पार्टी के लीडर जो अमेठी से हार गए वो कह रहे हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का है, वो कह रहे हैं कि मुल्क हिंदुओं का है और अच्छा हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम उस नेता से पूछना चाह रहे हैं, माशाअल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए मगर आज भी बैचलर है, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू
मुशायरे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं और वही समाजवादी पार्टी मुशायरा करके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करती है, बादशोरा को बुला लेती है, बेचारा शायर कलाम पढ़ता है और मुसलमान तो मासूम वाह 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 करके आप घर चले जाते हैं। कितनी वाह वाह करेंगे बताओ? तुमने अपनी जबान से कई साल से वाह वाह कर रहे, मगर वो वाह वाह आंखों में तब्दील हो रही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तुमने मुशायरों में शिरकत करके एक शायर के कलाम पर वाह वाह किया, मगर बताओ जो बर्बादी तुम्हारे घर में और हमारे अतराफ में हो रही है उसका कौन उसका इजाला करेगा? और वो अखिलेश यादव हर चीज पे कहते कि मैंने काम का उद्घाटन कर दिया था, मैंने काम का इनॉग्रेशन कर दिया गया। और जब मोदी करते हैं तो अखिलेश बोलते नहीं मैंने इस काम का शुरुआत की थी। हाँ अखिलेश, मैं आज नगीना की सरजमीन से खड़े होकर कह रहा हूं कि तुम जो काम शुरू करते मोदी और योगी उसको मुकम्मल करते हैं। वो क्या है? तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने सीधे के एहतजाज में 22 मुसलमानों को गोली मार दी हुकूमत ने। तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो यही बिजनौर का सुलेमान एक नौजवान बच्चा जुम्मे की नमाज में उसको पुलिस ने गोली मारकर उसकी लाश पर फेंक दिया था। हाँ अखिलेश, तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने ये सीधे के एहतजाज में ये काम कर दिया। ओवैसी ने बिजनौर में सीएए का मुद्दा भी उठाया और सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए 2 मुसलमानों की मौत का मुद्दा भी उठाया, जिनका नाम सुलेमान और अनस है। ये बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं जिनका मुसलमानों पर सीधा असर पड़ सकता है। मैं यहाँ पर खड़े होकर जो सीएए के कानून के खिलाफ आप तमाम ने एहतजाज किया, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप तमाम ने मिलकर बिजनौर में नगीना में एक तारीख रकम की आपने, और यकीनन इसमें हमने 2 मुस्लिम नौजवानों को खोया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुलेमान को और अनस को अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।